बच्चे को पढ़ाने के लिए या मकान बनाने के लिए रखते हैं हम अपना जीपी फंड, और जब हम निकालने जाते हैं वहाँ 6-6, 7-7 महीने जो है जीपी फंड निकाल में लगते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि ये जो सैलरीज है ये मुलाजमीन का एक जो है हक है, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। अगर इसको 1-2 महीने 3 महीने बंद रखा जाता है तो इसके ऊपर एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इस सरकार को देना चाहिए। हमारा पैसा कहाँ गया है? ये हमारा पैसा है, कहाँ है? हमारे मुलाजमी को नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा ये जो मुख्य डिमांड है, इस तो जेडी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं और वो जल्दी ही हमारी डीपीसी भी करने वाले हैं, रूल्स वगैरह भी बन रहे हैं। और जितने भी जैसे कि अभी आपने कहा कि पेंशन जब रिटायरमेंट होता है बंदा तो उसको चेक नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। और मैं जितने हमारे मुलाजिम रिटायर होते हैं, चाहे 5 इकट्ठे हों, 2 हों, 3 हों, मैं सभी को जब रिटायरमेंट वाले दिन उनको मैं चेक प्रोवाइड करवाता हूँ वीसी साहब से। और मैं थैंक्स करता हूँ वीसी साहब का, और हमारी जो जितने भी आफिया साहब हैं या एओ साहब हैं वो सभी मिलकर उनकी बहुत चेक वगैरह बना के हम उनको देते हैं। आपके डिपार्टमेंट में मुलाजमिन को कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल? मेरे ख्याल में आज तक तो नहीं है। जीपी फंड को लेके? जीपी फंड को बिल्कुल नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है तो जीपी फंड मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, जो कहते हैं 3 महीने का टाइम है, कम टाइम है, ये है, तो ये 7 साल 8 साल रहे तो क्या किया है? इन्होंने दिया क्या है? बताओ ना क्या दिया है? डेली रेटेड वर्कर की बात करते हैं तो डेली रेटेड वर्कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डायरेक्ट रूल था, यहाँ किसी असेंबली में नहीं जाना था, करना था तो क्यों नहीं किया? तो ये कहने और करने में फर्क होता है। यहाँ जब भी मुलाजमों के मसले, जितनी भी पॉलिटिकल सरकारें आई हैं, गवर्नर रूल में भी कई गवर्नर की सरकारों से भी हमने मसले हल करवाए हैं, लेकिन पॉलिटिकल सरकारों से भी उन्होंने बेशक हमें जेल में भी डाला, बंद भी किया, डंडे भी चलाए, सब कुछ किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद मसले भी हल किए। तो इसलिए हम पॉजिटिव ये मायूस नहीं है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो सरकार बनी है ये लोगों के मैंडेट से बनी है और लोगों की इश्यूज को हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट प्रेसिडेंट हैं गफूर डार साहब, ट्रेड यूनियन फ्रंट के। बातचीत करेंगे और इनके बाकी साथी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और एक कहावत है ना, कहते हैं जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। वही हाल कुछ मुलाजमीन का है जम्मू कश्मीर के। और अब ये कन्वेंशन करने जा रहे हैं 12 अप्रैल 2025 को। एक चेतावनी ही समझेंगे इसको हम जम्मू कश्मीर सरकार के लिए कि इनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो ये सड़कों पे भी उतरेंगे। बातचीत करते हैं गफूर डार साहब से। सर, कैसे देखते हैं, सरकार बनी थी, लोगों को लगा था कि एक राहत मिलेगी और खासकर मुलाजमीन जिस तरह से काफ़ी सारी परेशानियों से दो चार हो रहे थे, लगा था कि मुलाजमीन के मसले मसाइल जो है वो हल होंगे, लेकिन होते हुए दिख नहीं रहे हैं। कैसे देखते हैं? आपको वेलकम है जनाब, आपके प्रोग्राम के माध्यम से। जहाँ तक जो सवाल आपने किया है कि इश्यूज को हम कैसे देखते हैं, हम तो एक कन्विक्शन के सिपाही हैं। सारी ज़िंदगी हमने स्ट्रगल करना सीखी है और अपने साथियों को भी सिखाई है। तो हम कोई भी सरकार, आज अभी यहाँ रियासत में एक डेमोक्रेटिक सरकार है, चूँकि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाफिज है, तो इसलिए ये नेचुरल है कि यहाँ भी एक पॉलिटिकल सरकार होनी चाहिए। इलेक्शन के ज़रिए लोग जिसको मैंडेट दें। तो एक सरकार बनी है तो 5 साल के लिए वो सरकार बनी है। अभी तो मुझे लगता है 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, कम ही टाइम हुआ है। तो अभी ये इस बात पर कमेंट करना या कोई कहना किसी सरकार की प्रोग्रेस पर, मैं समझता हूँ अभी कबल वक्त होगा, चूँकि अभी सरकार को बजट देना है। और चूँकि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, पीडीपी की सरकार, गवर्नर का रूल, हमने बड़े रूल देखे हैं, बड़े चीफ सेक्रेटरी देखे हैं, बड़े चीफ मिनिस्टर भी देखे हैं। लेकिन एक बात हम यकीन से कह सकते हैं कि जो भी सरकार हो, वर्किंग क्लास के इश्यूज जो पेंडिंग हैं वो तभी सेटल होंगे जब वर्कर्स, एम्प्लॉइज इकट्ठे मिल के जदोजहद करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, फिर ही ये लोग सोए हुए जागते हैं। तो ये हमारा एक कन्विक्शन है, इसी पर हमने सारी ज़िंदगी ट्रेड यूनियन चलाई है। तो जहाँ तक जो सवाल आपका है हुकूमत को कि इसका क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अभी इनका सफ़र स्टार्ट हुआ है। हम तवक्का करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत जो है 7 साल की इधर उधर, ये काफ़ी जदोजहद के बाद उनको ये हुकूमत मिली है।
तो लोग बड़ा जबरदस्त एनालिसिस करते हैं, लोग बड़े बारीकी से आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो छोटे छोटे मसले वर्किंग क्लास के हैं, खुसूसन तौर पर एक बड़ा इशू है टेम्परेरी वर्कर्स का, डेली रेटेड वर्कर्स का, जिसको पिछली गवर्नर सरकार ने भी पिछले 7 साल 8 साल नारे तो सबने लगाए, लेकिन इन गरीबों का मसला किसी ने नहीं किया है। तो अब एक सरकार बनी है 2 महीने से, तो अब कई लोग जो कहते हैं वो नहीं जी, वो इस सरकार ने अपना 100 दिन का मैनिफेस्टो बराबर नहीं किया। भाई 5 साल के लिए आपने सरकार चुनी है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो जिस दिन ये हमारे इश्यूज पेंडिंग रहेंगे, नहीं सेटल ये करेंगे, तो हमने तो पहले ही आपको बता दिया कि हम इस बात में यकीन रखते हैं कि हमारे मसले जल्द से हल होंगे। तो जब सरकार कोई ऐसा ले तो लाल से काम लेगी तो हम सड़कों पर होंगे और बाज़ाब्ता जंग करेंगे सरकार के साथ, छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो कन्वेंशन करने जा रहे हैं, इसका क्या पर्पज है, क्या कुछ डिमांड्स रहेंगी? डिमांड्स हमारी हैं, सबसे बर्निंग बड़ा मुद्दा है वो ये जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, इनका इशू जो है बड़ा पेंडिंग है। बड़े पुराने बड़े सरकारें भी बदल गई, इश्यूज भी चेंज होते रहे, बट दिस इशू स्टैंड्स पेंडिंग एंड हैड नॉट बीन रिजॉल्व्ड बाय द प्रीवियस गवर्नर रूल और एज वेल एज टुडेज गवर्नमेंट टिल डेट। सो हमारी मोदबाना अपील रहेगी उमर अब्दुल्ला की सरकार से कि आपको लोगों ने बाहरी मैंडेट दिया है इस उम्मीद से चूंकि यू आर द सन ऑफ द सॉइल एंड यू विल एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्किंग क्लास इन द स्टेट। तो ये टेम्परेरी वर्कर्स जो डेली रेटेड वर्कर है, इसका मुद्दा एक बहुत कार स्वाब का मसला है, तो इसको आप जरूर एड्रेस करें। इसके अलावा पेंशनर्स के मसले हैं। पेंशनर्स का जो है वो ग्रेजुएटी, जैसे सेंटर में 12 साल के बाद वो ग्रेजुएटी पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ 15 साल तक 3 साल एक्स्ट्रा काटते हैं। इसी तरीके से और कुछ इंसेंटिव्स हैं, मतलब रिटायरीज के लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए, क्योंकि इस एज में आके बीमारी होती है, बाकी चीजें होती हैं, उसको ज्यादा जरूरत होती है तो वो होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जो ये आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, 4,000 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को देते हैं। वो मुझे याद है जब लास्ट आंदोलन मैंने आंगनवाड़ी वर्कर का 2017 में किया था, उसके बाद एक पैसा नहीं इनका बढ़ा है, उतना ही है। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो 4,000 रुपये में क्या, आज तो मजदूर भी मिनिमम रेट जो है उसको भी, डेली वेज रेट को भी आप 9,000 रुपया देते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर को, पढ़ी लिखी को आप 4,000 देते हैं। इसलिए उनके वेजेस, आशा वर्कर्स के वेजेस, और जो इस किस्म के अलग अलग डिपार्टमेंटों में स्कीम हैं, जैसे चाहे रहबर ज़राअत है, रहबर तालीम है, ऐसे लोग हैं, उनकी वेजेस में एनहांसमेंट का मसला है, प्रमोशन रूल्स का मसला है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन रूल्स में अमेंड होना, पुराने 47 के अंग्रेजों के टाइम के रूल हैं, उनको चेंज नहीं किया है, वो चेंज होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिव्यू होनी चाहिए, पीरियडिकली ये चीज़ें रिव्यू होनी चाहिए। उससे नई टेक्नोलॉजी, नए ज़माना, नया जो डेवलपमेंट हो रही है उसके मुताबिक नई चीज़ें आनी चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये हम चाहते हैं। गफूर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार को समय मिलना चाहिए, अभी 3 महीने या 4 महीने ही हुए हैं सरकार बने हुए, दूसरी तरफ से आप डिमांड्स की भरमार जो है वो लगा रहे हैं सरकार के सामने, ये दोहरा मापदंड क्यों? मेरे ख्याल में ये सरकार बनने से पहले भी हमारा यही तरीकाकार था, क्योंकि देखो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है हम अभी आगे कन्वेंशन करने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैनिफेस्टो एक पार्टी का होता है, वो मैनिफेस्टो बनाते हैं, 5 साल उनको काम करना होता है, वो एक मैनिफेस्टो बना के हम इन 5 सालों में ये काम करेंगे। तो वो मैनिफेस्टो तो एक ही बार देते हैं ना, तो उसमें डिमांडें 10 भी हों, 15 भी हों, जितनी भी हों, तो एक ही बार देते हैं मैनिफेस्टो रोज तो नहीं ना देंगे। इसी तरीके से हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जनरल काउंसिल का इजलास करने जा रहे हैं। ये इश्यूज जो हम उठा रहे हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसको हमारा कन्वेंशन होगा, उसके लिए वो 5 साल के लिए चलेगा, उसको फेस मैनर में हम भी चलेंगे। ये इसलिए एक दिन के लिए मैनिफेस्टो नहीं होता, वी फ्रेम द मैनिफेस्टो फॉर ए पीरियड ऑफ फॉर टेनर, मसलन 4 साल का पीरियड है, 5 साल। सरकार को कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सड़कों पे नहीं आएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांड्स को लेकर के मतलब कोई सड़कें बंद या उस तरह का कोई एहतजाज देखने को नहीं मिलेगा, जो पिछले दिनों देखने को मिला था। डेली वेजर सड़कों पे थे, लाठीचार्ज हुआ। डेली वेजर आज भी सड़कों पर हैं, अभी भी कर रहे हैं। वही आपकी तरफ से वैसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं, हमारी तरफ से हम तो डेली वेजर हमारा ही हिस्सा है, हमारी तरफ से क्यों नहीं होगा? वही डेली। आप ही कह रहे हो ना सरकार को टाइम मिलना चाहिए।
मैंने आपके इस सवाल का, आपके सवाल में थोड़ा ट्विस्ट था। Twist तो आप ही पैदा कर रहे हो ना। सिंस मैं, चूंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ट्रेड यूनियनिस्ट, माई कन्विक्शन इज प्योरली इकोनॉमिक कन्विक्शन। तो हमें इकोनॉमिक एजेंडे अपने पर चलना है। पॉलिटिकल्स में वो सियासी पार्टियां करें जो एक दूसरे को जो मर्जी कहना। सो आई डोंट वांट टू ड्रैग माई सेल्फ इनटू ए पॉलिटिकल कंफ्यूजन। Ours is a trade union. We work for the better incentives of the working class. तो उसके लिए हम कन्वेंशन कर रहे हैं। और जदोजहद पिछले 40 साल में भी हमने देखी है। इस प्रोविंस जम्मू में मैं अकेला आदमी होता रहा था जिसको सरकार जेल में डालती थी, बिल्कुल हमने देखा दूसरों को नहीं डालती थी। बिल्कुल। समझ गए ना। इसलिए सड़कों पर आने पर या जेल में जाने से हम नहीं घबराते, लेकिन प्रॉपर तरीके से जाएंगे। ऐसे वो ड्रामाबाजी नहीं सवाल करते। मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने ही खुद कहा कि सरकार को मौका मिलना चाहिए। हाँ। अभी 3 या 4 महीने हो गए, तो आप साल के बाद करते, कन्वेंशन करते, सड़कों पे आना था, साल के बाद आते। वी विल नॉट वेट फॉर दैट सिचुएशन कि हम सरकार को हम वेट करेंगे 2 साल। वो अपना काम चलेगा ना साथ में साथ। ये चीजें दोनों साथ साथ चलती हैं। सरकार बन गई, उनका अपना मैनिफेस्टो है। हम कोई उनको जवाब दे नहीं है, वो हमें जवाब दे नहीं है। वो हमें जवाब दे एक वजह से है कि हम वोटर हैं, आम पब्लिक को वो जवाब दें, लेकिन हम उनको कोई जवाब दे नहीं। हमें अपना प्रोग्राम जो है अपने ढंग से अपने टाइम के मुताबिक करना है, लोगों को तैयार रखना है। तो ये मनसूबाबंदी होती है। अगर आपको 3 महीने बाद हड़ताल करनी है तो आपको 3 महीने पहले मनसूबाबंदी करनी है, फिर जाके जंग। ऐसे थोड़ी होती है ये जंग। मनसूबाबंदी है अभी। इट्स अ पार्ट ऑफ, यू आर ए ओल्डेस्ट दिस जर्नलिस्ट and you must know the preparations, how a trade unionist make preparations for a bigger cause. So if you are going to start a bigger cause, you have to start by today. गफूर साहब, एक मसला जो लगातार मुलाजमिन को परेशान होना पड़ रहा है उससे जीपी फंड को लेकर के, उन्हीं का पैसा कटता है। मुलाजिम सोचता है कि मेरे को कभी मजबूरी पड़ेगी, कोई इमरजेंसी होगी, शादी होगी, बीमारदारी होगी, कुछ भी होगा तो मेरे को वो जीपी फंड काम आएगा। लेकिन जब वो अप्लाई करता है तो 6-6 महीने, साल लग जाता है जीपी फंड मिलने में। अभी तक कोई भी उसके मसले पे आपने बात नहीं की? देखिए जी, जब तक ये हमारा जो सिस्टम, पुराने वाला जो सिस्टम था, उस पर तकरीबन पूरा हमने एक स्ट्रीमलाइन किया हुआ था बहुत सारी चीज़ों। लेकिन जब से ये हमारी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन नक्शा बिगड़ा है, यूटी में आए हैं। हाँ, तो बिगड़ा है तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई, बहुत सारा सिस्टम बिगड़ गया। बहुत सारे लोकल अफसर होते थे पुराने वक्त में, तो वो लोग यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को समझते थे। तो वो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें वो जो है इस किस्म की हो गई हैं। वो उनको लोकल लोगों को पता ही नहीं लगता, उन नॉन लोकल लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये हो क्या रहा है, समझने में पता लगता। तो वो भी इस चीज़ का कारण है। फिर दूसरा ये है कि जो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो गया। कुछ चीज़ें जो थी जो सरकार फुल फ्लैज करती थी अपने लेवल पर आपकी डिमांड्स में, लेकिन ये भी एक डिमांड होनी चाहिए कि जीपी फंड जो उनका अधिकार है उनको टाइमली मिल जाना चाहिए, जो पहले मिल जाया करता था। हाँ, डिमांड क्या जी, ये इस पर तो हम अब आगे इस पर ये इशू बनेगा ना हमारे लिए। मैंने अब आपको पहले ही बताया, ये चीज़ें सारी रूटीन में होती थी। हम कोई हमारा मुलाजिम रिटायर होता था, रिटायरमेंट वाले दिन हम उसको लीव इन कैश का चेक देते थे। बिल्कुल, समझ गए ना। ये मैंने अपने कम से कम अपने डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंटल यूनियन जो हमारे साथ एफिलिएट थी, हम रिटायर होने वाले दिन 2 चेक लीव इन कैश दिलवाते थे उसको, उनको पता होता था। लेकिन आज ये सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया। इवन के इन्होंने तो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज भी ग्रैब कर दी थी। ये जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, जो कहते हैं 3 महीने का टाइम है, कम टाइम है, ये है, तो ये 7 साल 8 साल रहे तो क्या किया है इन्होंने, दिया क्या है? बताओ ना क्या दिया है। डेली रेटेड वर्कर की बात करते हैं तो डेली रेटेड वर्कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डायरेक्ट रूल था, यहाँ किसी असेंबली में नहीं जाना था, करना था, क्यों नहीं किया? तो ये कहने और करने में फर्क होता है। यहाँ जब भी मुलाजमों के मसले, जितनी भी पॉलिटिकल सरकारें आई हैं, गवर्नर रूल में भी कई गवर्नर की सरकारों से भी हमने मसले हल करवाए हैं, लेकिन पॉलिटिकल सरकारों से भी उन्होंने बेशक हमें जेल में भी डाला, बंद भी किया, डंडे भी चलाए, सब कुछ किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद मसले भी हल किए। तो इसलिए हम पॉजिटिव ये मायूस नहीं है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो सरकार बनी है ये लोगों के मैंडेट से बनी है, और वो लोगों की इश्यूज़ को, लोगों के एस्पायरेशंस का ध्यान रखते हुए मसलों को ड्यू टाइम में एड्रेस भी करेंगे।
अगर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ सरकारें बदलने में कौन सा टाइम लगता है। इधर केजरीवाल बड़ा वो कहते थे डाउन टू अर्थ है, तो लेकिन जब लोग खिलाफ हो गए तो वो उठा के फेंक दिया। गफूर साहब, ये कन्वेंशन कब और कहाँ पे करने जा रहे हैं आप, और क्या मैसेज रहेगा आपका मुलाजमीन के लिए? वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कन्वेंशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास। हमारे ये जो कॉमन इश्यूज मैंने बताए हैं, डेली रेटेड वर्कर्स का इशू जो है, उनकी रेगुलेशन का इशू, टेम्परेरी वर्कर्स का जो है उनके वेजेस का इन्हेंसमेंट का मसला, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स के लिए बेहतरीन एवेन्यूज़ के लिए, और ये जो बाकी इंसेंटिव्स हैं रिटायरीज के लिए, और मुलाजमों का जो डीए का मसला है, ये सारे मसले जो हैं हमारे इसमें डिबेट में आएंगे। और फिर ये जो मैनिफेस्टो हमारा कन्वेंशन में हम अनाउंस करेंगे, पास होगा रेजोल्यूशंस, तो उन रेजोल्यूशन पर फिर फेस मैनर में आगे फिर वो प्रोग्राम भी चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चलेंगे, डिपार्टमेंटल लेवल पर भी चलेंगे, बड़ा आंदोलन भी बनेगा। चूँकि आपको पता है जब भी यहाँ आंदोलन रियासत में होता है, कोई एक आदमी खड़पेची से नहीं होता, तो हम उसके लिए मेहनत ये भी चलाएंगे, डिफरेंट लोगों से राब्ता करके, तो एक अच्छा यूनाइटेड प्लेटफार्म बना के तो जम के लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के मेंबर हैं। सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर ऐसा है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं NTF का वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं पिछले 25 साल से NTF के साथ चल रहा हूँ, तो आगे भी चलता रहूँगा, क्योंकि ये एक ईमानदार जमात है। डार साहब के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, तो जो भी इनका हुक्म हुआ हमने तमिल किया और हमने इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। इस कन्वेंशन को लेके आपकी क्या राय है, और क्या कुछ मुलाजमिन की आप डिमांड्स देखते हैं? अगर हम JDA ही देखें, वहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें जो हैं एम्प्लॉयज़ को आती हैं? इस वक्त तो JDA में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं, और वो जल्दी ही हमारी DPC भी करने वाले हैं, रूल्स वगैरह भी बन रहे हैं। और जितने भी जैसे कि अभी आपने कहा कि पेंशन जब रिटायरमेंट होता है बंदा, तो उसको चेक नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। और मैं जितने भी हमारे मुलाजिम रिटायर होते हैं, चाहे 5 इकट्ठे हों, 2 हों, 3 हों, मैं सभी को जब रिटायरमेंट वाले दिन उनको मैं चेक प्रोवाइड करवाता हूँ VC साहब से, और मैं थैंक्स करता हूँ VC साहब का। और हमारी जो जितने भी आफिया साहब हैं या AO साहब हैं, वो सभी मिलकर उनकी बहुत चेक वगैरह बना के हम उनको देते हैं। आपके डिपार्टमेंट में मुलाजमिन को कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल? मेरे ख्याल में आज तक तो नहीं है। GP फंड को लेके? GP फंड को बिल्कुल नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है तो GP फंड मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, क्या डिमांड रहेगी आपकी, और क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका एम्प्लॉयज़ के लिए? बिल्कुल, जैसे हमारे सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन लीडर है मोहम्मद गफूर डार साहब, तो ही हैज़ ट्राइड इन हिज होल लाइफ टेन्योर to sanitize the workers democratically to get their rights। और आज दोबारा चूँकि यहाँ पे हालात ऐसे थे, तो इन्होंने खुद ही बताया कि 2-3 साल के बाद इस तरीके से हमने दोबारा वर्कर्स को यूनाइट करने की कोशिश की है, और हम ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के बैनर तले वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से लगातार हम काम कर रहे हैं। तो आज हमने एक जॉइंट एफर्ट के तहत आज हम मिले हैं। कल दिन यहाँ पे इनकी सदारत में ये एक जॉइंट सेशन हुआ है, और आज ये प्रेस के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाने की ज़रूरत है कि मुलाजमिन को इकट्ठे होना है, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पैदा करने की ज़रूरत है। ऐसे जिस तरह आप भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसे हम सुबह भूख हड़ताल नहीं दे सकते हैं, सड़कों पे जाने के लिए कॉल नहीं दे सकते हैं। ट्रेड यूनियन का एक निज़ाम होता है, एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होता है, उसी साइंटिफिक तरीक़ाकार को हम बरोकार लाएंगे, और जम्मू कश्मीर की सरकार तक अपने जो हमारे मुतालबात है, जैसे गफूर साहब ने बताया है, वन ऑफ द बर्निंग इशू इज़ रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स एंड इन्हांसमेंट ऑफ देयर वेज। जिस तरह परमानेंट मुलाजिमों का DA जो है हर 6 महीने मार्केट की इन्फ्लेशन के मुताबिक बढ़ता है, उसको हम डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। और जो टेम्परेरी हमारा वर्क फोर्स होता है, हमारे आइन में बाज़ाब्ता तौर पे कि उनके लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होना चाहिए। हर 6 महीने जो महंगाई होती है बाज़ार में, हर 6 महीने के बाद उनके लिए भी वेज का अनाउंस जो है वो होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और मैं एक बात का LG मनोज सिन्हा साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सराहना करता हूँ उनकी, कि हमने उनके नोट्स में लाया कि यहाँ के RG वर्करान 1750 रुपये ले रहे हैं, ये उनके साथ जाती है। तो उनने तुरंत 1.5 साल पहले जो है तो
250 रुपया उनका जो है वेज इनहेंस किया और आज वो 9,000 ले रहे हैं। फिर यहाँ की जम्मू कश्मीर सरकार ने उसके बाद बोर्ड का गठन किया है और उसमें उन्होंने 10 रुपये चढ़ाए, कोई 300 रुपया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ लेबर मिनिस्ट्री से, लेबर डिपार्टमेंट से, कि आप किस आधार को देख के वेज तय करते हैं, जो मिनिमम वेज है उसको आप किस आधार पर तय करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट गाइडलाइंस है, रेप्टा कोर्ट जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसका आधार उसमें तय हुआ है कि कैसे वेज फिक्स किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बना था, अनूप सतपति, डॉक्टर अनूप सतपति के नाम से एक टास्क फोर्स बना था जो इसके हेड थे, तो उनने भी वाजिया तौर पे वो उसमें डेफिनेशन दी थी कि कैसे वेज को हम तय करेंगे। वो कोई उनमें से कोई न रप्टा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट न अनूप सतपति का टास्क फोर्स का रिपोर्ट कोई अप्लाई नहीं होता है। जम्मू कश्मीर क्या अलग कोई एलियन स्टेट है, जबकि बाकी मुल्क के बाकी प्रांतों में, बाकी राज्यों में, बाकी यूटीज में जो मिनिमम वेज का आधार है, यहाँ पे क्यों लागू नहीं है? क्या आपके आज के दौर में एक जो हमारा मजदूर है वो 310 रुपये लेगा? 600, 700, 800 रुपये से कम मजदूर हमको मिलता नहीं है। तो वही मजदूरी जो दिहाड़ी मजदूरी है वही इनके लिए तय होनी चाहिए और उसी हिसाब से इनका जो मिनिमम वेज बनता है वो इनको मिलना चाहिए। मैं न्यूज़ शहर इंडिया के माध्यम से यहाँ की सरकार से, खुशन तौर पर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से मौदबाना अपील करता हूँ कि फिलफोर जो ये जो समाजी और एक इंसानी मसला बन चुका है पिछले कई दहाइयों से, हमारा जो टेम्प्रेरी वर्क फोर्स है बड़ा परेशान है, इसके वेज को आप इन्हांस कराइए, मिनिमम वेज के एक्ट के दायरे में लाए और साथ में इनकी जो सर्विस है उनको रेगुलराइज कीजिए। जो आपने पीछे SRO 520 बनाया था उसको खत्म करिए, उसके तहत तो कोई आज तक रेगुलर हुआ नहीं। हमने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि SRO 64 के पैटर्न पर एक SRO बनाया जाए और उनकी जो सर्विस है उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। ये एक समाजी और इंसानी मसला है, ये हल होना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स, दे आर वॉलंटियर वर्कर्स, और जब आंगनवाड़ी तब बनाया गया था तब वो आंगन में जो बच्चे खेलते थे उनके लिए पोषण का काम करते थे, लेकिन आज उनको 15, 17, 18 डिपार्टमेंट्स का काम दिया गया है। सारा जो इंपॉर्टेंट काम है, जो मरकजी फ्लैगशिप स्कीम्स होती है इंप्लीमेंट करने, वो आंगनवाड़ी करते हैं, और जो आशा वर्कर्स जो हेल्थ स्कीम्स है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करती है। लेकिन जो इंसेंटिव्स एवेन्यूज है वो बहुत कम है। इसलिए हम डिमांड करते हैं, TUCC और नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट डिमांड करती है कि इनको वर्कर्स का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो वॉलंटियर वर्कर रखा है इनको, इनसे बेगार लिया जाता है, इनको वर्कर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि ये एलिजिबल हो जाए, मिनिमम वेज के दायरे में आ सके और फिर इनको जो है मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज है। और साथ में जो आपने अभी बात कही GP फंड में ये हमारी सैलरी का हिस्सा है, दिस इज आवर हार्ड अर्नड सेविंग्स, और हम रखते हैं अपने बच्चों को शादी करने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए या मकान बनाने के लिए रखते हैं हम अपना GP फंड। और जब हम निकाले जाते हैं वहाँ 6-6, 7-7 महीने जो है GP फंड निकाल में लगते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि ये जो सैलरीज है ये मुलाजमीन का एक जो है हक है, इसको बंद नहीं किया जाता है। अगर इसको 1, 2 महीने, 3 महीने बंद रखा जाता है तो इसके ऊपर एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट इस सरकार को देना चाहिए। हमारा पैसा कहाँ गया है? ये हमारा पैसा है, कहाँ है? हमारे मुलाजमी को नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा ये जो मुख्य डिमांड है, इसी तरीके से डार साहब ने अभी बताया कि मुख्तलिफ महकमा जात में जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो 1947, 1965, 1961 में बनाए गए, आज तक उनको रिव्यू जो है वो न्यू नहीं किया गया, जबकि ऑर्डर्स है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है DOPT के, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स है मिनिस्ट्री, उनके इंस्ट्रक्शंस है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की हर 5 साल के बाद जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनमें रिव्यू होना चाहिए। लेकिन आज तक 30-40 साल से कोई रिव्यू नहीं हुआ है। उसकी वजह से हमारे जो क्लास 4 के मुलाजमिन हैं, जो छोटे दर्जे के मुलाजमिन, जो बेचारे दिन रात काम करते हैं, जिनसे बहुत काम लिया जाता है लेकिन उनको तरक्कियाँ नहीं दी जाती है, मुख्तलिफ महकमा जात में तरक्कियाँ नहीं होती है क्लास 4 को। लिहाजा रिक्रूटमेंट रूल्स में जो है वो तरमीम होनी चाहिए और जो रुकी पड़ी प्रमोशंस है उनको क्लियर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमा जात में पे डिस्पैरिटी है
वो पे डिस्पैरिटी जो है खत्म होनी चाहिए, वो इनामनी जो है वो दूर होनी चाहिए। 5वें पे कमीशन में भी वो दूर नहीं की गई, 6ठे पे कमीशन में भी वो दूर नहीं की गई, 7वें पे कमीशन में भी वो दूर नहीं की गई। 8वें पे कमीशन के लिए मरकजी सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी बनाई है, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने उसमें कोई शुरुआत नहीं की है। हम चाहेंगे कि जो हमारे इश्यूज़ है, हमने बार बार हमने गवर्नर साहब के नोट्स में भी लाए, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के भी नोट्स में लाए, हमने सीएम साहब के एडवाइजर साहब के नोट्स में भी लाए, हम मुख्तलिफ मंत्री साहिबान को गवर्नमेंट बनने के बाद मिले हैं, और आपके जरिए भी हाल ही में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया है, लेकिन आज तक जो है वो मसले हल नहीं होते हैं। मैंने आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि वी आर इन टच विद ऑल द लीडर्स हु हैव गिवन अ शेप टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट एट J&K, एंड वो हम काम आगे जारी रखेंगे। और जिस तरह डार साहब ने अभी बताया कि हम एक मुनज़्ज़म और एक मनसूबाबंद तरीके से जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को चलाएंगे, और जो हमारे इश्यूज है उनको हल करने के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। और जो 12 अप्रैल का जो हमारा NTF का जो एक रोज़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, उसमें भी हम इश्यूज को उसके लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे, और उसमें हम चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि एक नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम कोलैबोरेट, NTF भी उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, और उसमें हम उनके लीडर्स को भी बुलाएंगे, और एक जो संजीद तरीके से नेशनल लेवल पे हम अपने जम्मू कश्मीर की जो वर्कर्स के मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट, हमें लगा तो पार्लियामेंट तक भी अपनी इस बात को हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम हर कोई इकदाम जो है वो उठाएंगे और करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम अदर ट्रेड यूनियंस से भी गुजारिश करता हूं कि ये रेड इंड की मस्जिद बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आओ आज मिलके हम जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स की बेहतरी के लिए इकट्ठे हम जद्दोजहद करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के वर्कर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप सबका। तो जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर के तले जो एक कन्वेंशन होने जा रही है 12 अप्रैल 2025 को, जिसकी जानकारी हमें जो प्रेसिडेंट हैं गफूर डार साहब और साथी दे रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।